अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में देश को विकसित बनाने के लिए सभी राज्यों से एकजुटता से काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित संसद भवन का कल लोकार्पण करेंगे। आम लोगों और किसानों को मौसम के संबंध में सटीक जानकारी देने के लिए मौसम बिहार ऐप की शुरुआत। इस तरह का ऐप विकसित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में मौसम संबंधी सूचनाएं गांव स्तर तक तेज गति से पहुंचाई जाएंगी। पटना में आज 24 घंटे काम करने वाला बिहार मौसम सेवा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद श्री कुमार ने कहा कि मौसम पूर्वानुमान की सटीक जानकारी होने से राज्य के किसानों को खेती में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मौसम बिहार ऐप का भी लोकार्पण किया। इससे ग्राम पंचायत स्तर पर भी मौसम का पूर्वानुमान के बारे में आम लोग जान सकेंगे। मौसम की सटीक जानकारी देने वाला इस तरह का ऐप विकसित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से किसानों को बुआई और कटाई सहित विभिन्न कृषि कार्यों में सहायता मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को मौसम संबंधी पूर्वानुमान का कार्य बेहतर ढंग से करने के निर्देश दिए हैं। मौसम सेवा केंद्र के लिए सटीक जानकारी जुटाने के उद्देश्य से पूरे राज्य में 487 सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को विकसित बनाने के लिए सभी राज्यों से टीम भावना के साथ काम करने की अपील की है। नीति आयोग की शासी परिषद की 8वीं बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी राज्य मिलकर सही तरीके से काम करें तो उच्च विकास दर हासिल करना संभव है। बैठक में हुए विचार विमर्श के बारे में जानकारी देते हुए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने संवाददाताओं को नई दिल्ली में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को लेकर रोड मैप पर चर्चा की है। प्रधानमंत्री ने आकांक्षी जिला कार्यक्रम का उल्लेख किया और कहा कि जल्द ही प्रखंड स्तर पर आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इससे विकास के पैमाने पर पिछड़े क्षेत्रों को काफी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि इस समय देश में डिजिटाइजेशन उच्च स्तर पर है और स्टार्टअप उच्च स्तर पर है। इस मामले में स्टार्टअप को लेकर भारत विश्व का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम है। प्रधानमंत्री ने बैठक में युवा आबादी का भी उल्लेख किया और कहा कि आने वाले वर्षों में विश्व की आबादी का 20% युवा भारत में होंगे। इसका लाभ राज्यों को लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सुशासन पर भी काम करने पर विशेष जोर दिया। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हुए। प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और इस नाते उन्होंने गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। यह भवन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है तथा राष्ट्र की प्रगति का गौरवशाली प्रतीक है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस भवन की आंतरिक साज सज्जा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। अत्याधुनिक तकनीक वाले इस भवन में संसद सदस्यों को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी और उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र वाला ये परिसर क्षेत्रीय कला, शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर की समेकित अभिव्यक्ति है, जिसमें आधुनिक भारत की विविधता और गतिशीलता की झलक समाहित है। नए संसद भवन में लोकसभा में सदस्यों की बैठने की क्षमता बढ़ाकर 888 कर दी गई है। इसकी आंतरिक कलात्मकता राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है और ये कक्ष शासन तथा सम्मान की भावना को परिलक्षित करता है। राज्यसभा कक्ष में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की गई है। समिति कक्षों में व्यवस्थित चर्चा और विचार विमर्श के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया है। वहीं ज्ञानार्जन के लिए नए संसद भवन में विशाल पुस्तकालय है, जिसका उपयोग संसद सदस्य और शोधकर्ता कर सकेंगे। पर्यावरण अनुकूल होने के कारण इस भवन को प्लेटिनम रेटिंग दी गई है। ये भव्य इमारत राष्ट्र की प्रगति, नई भावना और आशा को एक साथ प्रदर्शित करती है और एक सशक्त, समावेशी तथा समृद्ध भारत की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नया संसद भवन प्रत्येक भारतीय को गौरवान्वित करेगा। उन्होंने एक ट्वीट में एक वीडियो साझा किया जिसमें संसद भवन की झलक दिखाई गई है।
उन्होंने लोगों से इस वीडियो को हैशटैग के साथ माई पार्लियामेंट माई प्राइड पर साझा करने का अनुरोध किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिन की भारत यात्रा पर 31 मई को नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनकी यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर हो रही है। ये पिछले वर्ष दिसंबर में श्री प्रचंड के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा होगी। पिछले वर्ष श्री मोदी ने नेपाल की यात्रा की थी। भारत यात्रा के दौरान श्री प्रचंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ से मुलाकात करेंगे। वे श्री मोदी के साथ आपसी हितों के मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों पर नागरिकों की सराहना पर आभार व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने अमृतकाल के दौरान मजबूत और समृद्ध राष्ट्र निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर बल दिया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज की है और अब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। सम्मेलन का विषय है 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन भी उपस्थित थे। राजधानी पटना समेत अनेक स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोइलवर में सबसे अधिक 55.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि आंधी के कारण कई जगह पेड़ उखड़ गए, कच्चे घरों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। बिजली के खंभे क्षतिग्रस्त होने से कई स्थानों पर विद्युत आपूर्ति व्यवस्था घंटों बाधित रही। खेतों में खड़ी फसल और आम तथा लीची की फसल को भी व्यापक क्षति हुई है। मौसम वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में 1 से 2 स्थानों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। राज्य की 593 पंचायतों के 605 विभिन्न पदों के लिए हुए उपचुनाव की मतगणना आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिला परिषद के 7, पंचायत समिति सदस्य के 41, ग्राम पंचायत मुखिया के 48, ग्राम कचहरी सरपंच के 52, ग्राम पंचायत सदस्य के 316 और ग्राम कचहरी पंच के 141 पदों के लिए मतगणना संपन्न हुई। विभिन्न पदों पर कुल 605 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। इनमें 345 महिला उम्मीदवार हैं। वहीं 122 विजयी उम्मीदवार 21 से 25 आयु वर्ग के हैं। गौरतलब है कि उपचुनाव में 2083 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 14 पदों पर चुनाव स्थगित कर दिया गया, जबकि 820 पद अभी भी रिक्त हैं। परिणाम जानने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.sec.bihar.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है। पंचायत उपचुनाव के परिणाम मिलने लगे हैं। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने परिणाम से जुड़ी खबरें दी हैं। शेखपुरा से हमारे संवाददाता ने बताया कि चेवाड़ा के सियानी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 5 से शांति देवी निर्वाचित हुई हैं, जबकि वार्ड संख्या 9 में टुल्लू कुमार उर्फ अमरजीत ने जीत दर्ज की है। अरियरी प्रखंड के वरुणा पंचायत के वार्ड संख्या 11 में अजीत कुमार विजयी रहे हैं। नवादा के नारदीगंज जिला परिषद उपचुनाव में देवा चौहान ने जीत दर्ज की है। सीतामढ़ी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बथनाहा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 में पूजा देवी और रीगा प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत में पंचायत समिति सदस्य के पद पर सविता कुमारी निर्वाचित हुई हैं। किशनगंज में जिला परिषद सदस्य पद पर अशरफुल हक ने जीत दर्ज की है। मुंगेर जिले के धरहरा प्रखंड अंतर्गत अजीमगंज पंचायत में मुखिया पद के लिए उपचुनाव में रेखा देवी ने जीत प्राप्त की है। समस्तीपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिला परिषद वार्ड संख्या 5 से मंजू देवी ने जीत हासिल की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की बैठक में देश को विकसित बनाने के लिए सभी राज्यों से एकजुटता के साथ काम करने की अपील की। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नवनिर्मित संसद भवन का कल लोकार्पण करेंगे। आम लोगों और किसानों को मौसम के संबंध में सटीक जानकारी देने के लिए मौसम बिहार ऐप की शुरुआत। इस तरह का ऐप विकसित करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना।